हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया राउल्ट्स का नियम। तो राउल्ट्स का नियम किसे कहते हैं, इसका नियम क्या होता है, इसका हम प्रूफ करेंगे भैया। इसका जो फॉर्मूला मिलता है उसे हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि राउल्ट्स के नियमों की सीमाएँ कौन कौन सी होती हैं, उसको हम जानेंगे और इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है राउल्ट्स का नियम। तो भैया राउल्ट्स का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट्स का नियम। तो इस नियम को याद रखेंगे भैया। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है जो आपके जो क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम लिखिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि द्रव द्रव विलयन के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राउल्ट्स है ना, इन्होंने द्रव द्रव विलयन के लिए ही राउल्ट्स का नियम दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है इसको हम एक फिगर से समझते हैं। उसके बाद आपको ये जो नियम है ना ये यूं ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ऐसे कि ये मान लेते हैं हम एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, एक हमने क्या लिया, बर्तन लिया। अब इस बर्तन में हमने मान लेते हैं एक ए और एक बी, दो हमने घटक लिया है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, अब भैया ए जो है ना ये भी द्रव है और जो बी है ये भी भैया क्या है, ये भी द्रव ही है। मतलब दो हमने घटक लिया है, दो मतलब घटक का मतलब होता है भैया चीनी क्या ले लिया, मान लेते हैं पानी ले लिया और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो क्या होता है शरबत ले लिया। शरबत नहीं, आप कह सकते हैं शरबत नहीं, वो दूसरा हो जाएगा, जैसे कि तेल ले लिया। ठीक है, मतलब द्रव द्रव होना चाहिए। ठीक है ना, तो द्रव द्रव होना चाहिए। तो दो हमने घटक लिया है, एक है ए और एक है बी और दोनों घटक हैं द्रव में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों घटक हैं और द्रव द्रव हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे भैया, ये विलयन बनाएंगे ना। ठीक है, ये विलयन हो जाएंगे। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भैया विलयन हो जाएगा। अब मैं कहूं कि भैया जो ए है, ए का वाष्प दाब क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया ए का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। तो भैया ए का वाष्प दाब पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए का वाष्प दाब है ना उसे हम आंशिक वाष्प दाब कहते हैं, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है भैया, पी ए है ना। तो इसीलिए इस तरह हम कहें कि बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, तो आप कहेंगे भैया बी का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पी बी कहेंगे ना। भैया ए का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब जो है वो पी ए है, तो आप कहेंगे बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी बी है। ठीक है, कहेंगे ना भैया आंशिक वाष्प दाब, भैया बी जो घटक है उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा ना, तो वही है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भैया ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है, तो मैं कहूं कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो भैया आप कहेंगे, मैं कहूं कि ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा भैया, ए का मोल प्रभाज एक्स ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं कहूं कि बी का मोल प्रभाज क्या होगा, तो भैया आप कहेंगे बी का मोल प्रभाज जो होगा ना, मोल प्रभाज जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, एक्स बी हो जाएगा। जब ए का मोल प्रभाज ए एक्स है तो बी का मोल प्रभाज बी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन्होंने जो राउल्ट्स है ना उन्होंने यही कहा था भैया कि किसी भी घटक का, समझिएगा, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आया, मतलब किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यह आंशिक वाष्प दाब है ना, ए का आंशिक वाष्प दाब है, तो आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ए का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए है, तो ये इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। यही उन्होंने कहा था, मतलब किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही इस नियम में बताया गया। तो भैया ये तो ए के लिए है। अगर मैं कहूं भैया कि बी के लिए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी बी है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के मूल प्रभाज के ना। तो मूल प्रभाज क्या है, एक्स बी है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके समानुपाती हो जाएगा। तो यही तो कहा। तो इसको हम नियम में क्या कहेंगे, हम नियम में ऐसे ही कहेंगे कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार, हम क्या कहेंगे भैया, राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव द्रव विलयन, समझिएगा, राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये तो है आंशिक वाष्प दाब, ये है मोल प्रभाज। तो ये तो ए का नो घटक है, तो हम यही कह रहे हैं किसी भी घटक का, चाहे वो ए का हो या बी का हो,
तो हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, एक बार और मैं इस नियम को बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। तो आप क्या कहेंगे भैया, आप यही कहेंगे राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। भैया आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं राउल्ट्स का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इस नियम को लिखवा दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे भैया, आप यही लिखेंगे कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती या अनुक्रमपाती होता है। देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा, हमने क्या कहा, राउल्ट्स के नियमों के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं भैया राउल्ट्स ने क्या बताया, तो राउल्ट के अनुसार, ठीक है, राउल्ट्स के अनुसार भैया क्या होगा, राउल्ट्स के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे कि ए का आंशिक वाष्प दाब Pa है, ठीक है, और ए का ही मोल प्रभाज इतना है। फिर से आप लिखेंगे कि ए का आंशिक वाष्प दाब Pb है, तो सॉरी बी का आंशिक वाष्प दाब Pb है, तो बी का मोल प्रभाज क्या है भैया, XB है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही कहा कि जो ए का आंशिक वाष्प दाब है, ए का आंशिक वाष्प दाब वो क्या होता है भैया, ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और जो बी का आंशिक वाष्प दाब होता है वो बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही उन्होंने कहा ना। अब आपको ध्यान देंगे, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है भैया, एक नियतांक आता है, ठीक है। इक्वल का जब चिन्ह आएगा तो एक नियतांक आएगा, और यही नियतांक क्या है भैया, PA है और नॉट है, PA नॉट है, ठीक है, और इंटू XA है, ठीक है। तो ये आपका मिला A का आंशिक वाष्प दाब है ये, ठीक है। ऐसे B का आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल का चिन्ह आएगा तो PB नॉट आएगा इंटू XB आएगा, और ये जो निकला ये क्या है भैया, B का आंशिक वाष्प दाब का ये फॉर्मूला है। तो अब राउल्ट्स ने कहा कि भैया तब अगर मैं कहूँ कि कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल आंशिक वाष्प दाब, तो अगर हम कहें कि भैया कुल आंशिक वाष्प दाब विलयन में क्या होगा, तो आप यही नहीं कहेंगे, एक है ये आंशिक वाष्प दाब, एक है, सॉरी यहाँ पे ये होना चाहिए ना, क्योंकि ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी का आंशिक वाष्प दाब है। तो हम कहें भैया कि कुल आंशिक वाष्प दाब कितना होना चाहिए, तो आप ए और बी दोनों के आंशिक वाष्प दाब को जब जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो कुल वाष्प दाब या कुल आंशिक वाष्प दाब हमने P लिख दिया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, ये हो जाएगा ना। तो इतना हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, PA का मान यहाँ पर है और PB का मान यहाँ पर है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू PA नॉट इंटू क्या होता है, XA, ठीक है। अब प्लस कर देंगे, अब B का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, PB नॉट इंटू XB। तो ये भी आपका जो हुआ, ये भी आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कुल आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आशा करते हैं भैया राउल्ट्स ने जितनी बातें बताई हैं ये हमने लिख दिया है। सबसे पहले आपको ये बनाना है, नियम लिखना है, ये फिगर बना के इतना नीचे लिख लेंगे, उसके बाद फिर से राउल्ट्स के नियमों के अनुसार लिखकर इतना लिख लेंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि राउल्ट्स के नियमों की सीमाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब जो क्या है, जो सीमाएं है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि राउल्ट्स का नियमों की सीमाएं लिखिए, राउल्ट्स का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टॉपिक हैं उसे हम देख लेते हैं। 2 ही तो इसमें क्या है, नोट्स में कुछ बातें बताई जाएंगी, वही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी से आपके 1-2 नंबर कट जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं ना है, तो आप उसे भी देख लीजिए। ये भैया मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये राउल्ट्स का नियमों की जो सीमाएं हैं ना, ये आपको यूं ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो अब हम लिख देते हैं भैया, दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा राउल्ट्स के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो भैया इसके सीमाएं कौन कौन सी है? सीमाएं का मतलब ये होता है कि राउल्ट्स का नियम कहाँ कहाँ कब कब नहीं लागू होगा। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसकी क्या है, निम्नलिखित सीमाएं हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। अब भैया हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला ये बात होता है ना कि जो राउल्ट्स का नियम है वो केवल तनु विलयन के लिए ही लागू होता है। मतलब राउल्ट्स का नियम है जो, ये क्या होता है भैया, अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए लागू होता है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राउल्ट्स का नियम केवल अति तनु विलयन के का ही पालन करता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे इसको पूरी तरीके से अच्छे से। दूसरा आप जान लीजिए, अति तनु विलयन का मतलब समझते हैं ना कि वो बहुत ही पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो विलयन बहुत ही पतला होना चाहिए। इस तनु मतलब होता है पतला, और अति मतलब बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ लिए होंगे। दूसरा बात होता है कि राउल्ट्स का नियम सामान्य ताप व दाब पर जो विलेय होते हैं, उसमें 2 ही घटक होते हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। तो ये इसमें ये कहा जाता है कि जो विलेय है ना, सामान्य ताप व दाब पर विलेय तथा विलायक अवाष्पशील होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया कि क्या होता है, सामान्य ताप व दाब पर जो विलेय और विलायक होंगे वो अवाष्पशील होंगे। अवाष्पशील मतलब सामान्य ताप व दाब, ताप उस पर लगाया जाएगा ना तो वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया इसका तीसरा। तो तीसरा ये याद रखेंगे, जो विलेय होते हैं वो विलायक में बहुत ज़्यादा संघुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। मतलब क्या बताया जाता है कि विलेय विलायक में घुलकर संघुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जब विलेय विलायक में घुलेगा, मतलब मान लेते हैं ये विलेय है, ठीक है, अब विलायक हमने पढ़ाया हुआ है, तो जब विलेय भैया विलायक में घुलेगा ना तो घुलकर ये संघुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया संघुणित और वियोजित का मतलब होता है क्या? तो हम कहेंगे भैया संघुणित का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, और वियोजित का मतलब होता है भैया टूटना। ठीक है ना, जैसे कि ए और ए ये आपस में क्या हो गए, ए स्क्वायर बना लिए, तो भैया ये जो ए स्क्वायर बना तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जुड़ गए ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, संघुणित कहेंगे। और वियोजित मतलब क्या होता है कि भैया ए है ना तो ए स्क्वायर है तो ये ए प्लस ए में टूट गया, तो इसका मतलब ये वियोजित भी नहीं होना चाहिए। मतलब विलेय और विलायक में घुलकर संघुणित भी नहीं होना चाहिए और ना ही वियोजित होना चाहिए, मतलब ना ही घुलना चाहिए और ना ही टूटना चाहिए। तो आशा करते हैं भैया राउल्ट्स का नियम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा भैया वीडियो के क्वालिटी पर मत जाइएगा कि भैया कैसे थोड़ा सा चेहरा अभी उतने साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सही किया जाएगा। पर मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, यदि आपको अच्छे समझ में आया हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है यहाँ पर 8874726058। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, ठीक है। और यदि क्लास 12 का ही पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है,
वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा कि आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अच्छे से क्लास, किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।